हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर 20 को और ऑर्डर 20 के आगे के रूल्स को आज कवर अप करेंगे। ये जो एपिसोड है ये ऑर्डर 20 दैट मींस प्रोविजंस रिलेटिंग टू जजमेंट का अंतिम एपिसोड है और आज के इस एपिसोड के साथ आपका ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 तक जितना भी रूल्स डिस्कस किया गया है सभी रूल्स को हम लोगों ने तोड़ तोड़ के सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अगर आपने उन सभी एपिसोड्स को उन सभी लेक्चर्स को अगर मिस किया है और आपको सीपीसी का ऑर्डर से जुड़ा हुआ प्रोविजंस पे पकड़ बनाना है, समझना है बातों को सरलता से, तो आपको इन सभी ऑर्डर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके सीपीसी के सेक्शन में जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक के प्रोविजंस मिल जाएंगे। आज के एपिसोड को शुरू करें और आगे डिस्कस करें ऑर्डर 20 पे। उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के एपिसोड में हम लोग ऑर्डर 20 के रूल 12 से रूल 20 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल 12 से। रूल 12 कहता है डिक्री फॉर पोजेशन एंड मिसने प्रॉफिट। मान लो कि अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ था फॉर दी पोजेशन दैट फॉर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी या फॉर मिसने प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस सूट में अगर डिक्री पास होगा तो उस डिक्री का क्या कंटेंट होगा इसके बारे में आपको जानकारी देता है रूल 12 ऑर्डर 20। तो सबसे पहले उस डिक्री में जो इस बात का जिक्र होगा पहला कि या तो जजमेंट डेटर को यह निर्देश दिया जाएगा कि वो पोजीशन को डिलीवर करे डिक्री होल्डर को, एक बात, या फिर वो जो भी मेसने प्रॉफिट हुआ है जजमेंट डेटर को वो सभी मेसने प्रॉफिट वो क्या करे दे दे डिक्री होल्डर को। दूसरा बात कि मेसने प्रॉफिट कितना एक्यूरेट हुआ है, कितना मिसने प्रॉफिट प्राप्त हुआ है जजमेंट डेटर को, इसके रिस्पेक्ट में इंक्वायरी करने का भी निर्देश दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है, यहां पे जो डिक्री पास होता है एक तो पोजीशन की डिलीवरी को लेके, दूसरा मिसने प्रॉफिट को लेके, तीसरा रेंट को लेके। तो अब यहां पे जो मिसने प्रॉफिट और रेंट को लेके जो डिक्री पास होगा उस डिक्री में इस बात को पता लगाने के लिए कि मिसने प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, रेंट का अमाउंट कितना है, इंक्वायरी का निर्देश दिया जाएगा। यहां पे जो बात आपको याद रखना है कि जो मिसने प्रॉफिट या रेंट जो उसका वैल्यूएशन होगा वो विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम हम लेंगे और वैल्यूएट करेंगे उसको। तो पहला कहता है कि कोर्ट चाहे तो ये निर्देश देगी कि इंक्वायरी करा जाए और यह तय किया जाए कि कितना मिसने प्रॉफिट प्राप्त हुआ है जजमेंट डेटर के द्वारा, कितना रेट प्राप्त हुआ है जजमेंट डेटर के द्वारा, कब, सूट के दर्ज होने के पहले, एक बात। दूसरा कि इंक्वायरी इस संबंध में भी हो सकता है कि कितना मिसने प्रॉफिट या रेंट प्राप्त हुआ है जजमेंट डेटर को सूट के इंस्टीट्यूशन से लेके सूट जिस डेट को दर्ज हुआ उस डेट से जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिलीवरी डिक्री होल्डर को नहीं हो गया या जो जजमेंट डेटर है वो उसका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो रिलिंक्विश नहीं हो जाता है, उस पीरियड ऑफ टाइम के भीतर जितना भी रेंट या मिसने प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो सभी मिसने प्रॉफिट और रेंट देना पड़ेगा। अगर इंक्वायरी से जो भी अमाउंट निकल के सामने आता है वो अमाउंट देना पड़ेगा जजमेंट डेटर को, और जजमेंट डेटर किसको देगा तो वो देगा डिक्री होल्डर को। अब यहां पे एक बात तो ये हो गया रूल 12 से इतना सारी बातों की जानकारी, लेकिन आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि इंक्वायरी का निर्देश जो कोर्ट देगी उसके पहले कोर्ट चाहे तो इस रिस्पेक्ट में मिसने प्रॉफिट, रेंट या फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसको लेके एक प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास कर सकती है। और ये जो प्रिलिमिनरी डिक्री होता है वो होता क्या है, तो प्रिलिमिनरी डिक्री में सूट का कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वहीं दूसरी ओर जो फाइनल डिक्री होता है उसमें सूट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया जाता है। प्रिलिमिनरी डिक्री केस में फर्दर लिटिगेशन नहीं हो, माफ कीजिए फर्दर लिटिगेशन होता है प्रिलिमिनरी डिक्री केस में, लेकिन फाइनल डिग्री केस में फर्दर लिटिगेशन नहीं होता है क्योंकि
पार्टी का जो भी राइट होता है उसको कोर्ट डिसाइड कर देती है फाइनल डिग्री में। प्रीलिमिनरी डिग्री में कुछ मुद्दा बच जाता है, ये याद रखना है। और रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 12 से लेके रूल 18 तक आपको प्रीलिमिनरी डिग्री का कंसेप्ट मिलेगा। तो प्रीलिमिनरी डिग्री का कंसेप्ट ऑर्डर 20 में कहां से कहां तक है? 12 से लेके 18 रूल तक है। तो ये हो गया रूल 12। अब आगे देखते हैं रूल 13 क्या कहता है। रूल 13 का बात करें उसके पहले हमको रूल 12A को भी देखना है। रूल 12A जो जोड़ा गया है ऑर्डर 20 में बाय सिविल लॉ प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले रूल 12A क्या कहता है देखिए, अगर मान लीजिए डिक्री पास हुआ है किस के रिस्पेक्ट में, तो फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेके है? तो सेल या लीज को लेके है। और प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लो कि सेल या लीज हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और इसके रिस्पेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करना चाहता है पार्टी, तो पार्टी सूट इंस्टीट्यूट करेगा। अब सूट इंस्टीट्यूट हुआ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो जजमेंट डेटर होगा जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होगा, जजमेंट डेटर को यह निर्देश होगा डिक्री के माध्यम से, क्योंकि डिक्री में इस बात का जिक्र होगा कि अगर वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर पाया, इन्फोर्स नहीं कर पाया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको कितना अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा डिक्री होल्डर को और कितना समय के भीतर देना होगा, इस बात का जिक्र होगा इस डिक्री में। तो ये हो गया रूल 12A। अब आगे देखिए बात करते हैं रूल 13 का। ऑर्डर 20 रूल 13 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको इलस्ट्रेट करके आपको समझाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सूट में जो डिक्री पास होता है उस डिग्री का क्या कंटेंट होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन सूट के डिग्री के कंटेंट को हम जाने उसके पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन सूट होता क्या है और इसका प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन सूट का कहां और दिया गया है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन सूट का प्रोविजन अगर आपको कहीं मिलेगा, एक जगह और है, वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट, और आपको वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ प्रोविजंस दिख जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन सूट होता क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या, पहले ये समझिए, आपको समझ में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन सूट। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो बिना वसीयत बनाए अपने संपत्ति का, अपने प्रॉपर्टी का बिना विल बनाए मर जाता है और उस प्रॉपर्टी पे कुछ बकाया है, या वो व्यक्ति जो डिसीज्ड है उसने कुछ कर्ज लिया था बहुत सारे व्यक्तियों से या कुछ व्यक्तियों से, और वो डिसीज्ड का लीगल एयर्स भी है, उनमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट भी होना है। तो ऐसे सिचुएशन में उस डिसीज्ड के प्रॉपर्टी का कैसे संचालन होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके लिए या तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी या खुद एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगी और रोल प्ले करेगी एडमिनिस्ट्रेटर का। तो एक्चुअली क्या होता है कि अब यहां पे जब एडमिनिस्ट्रेशन सूट फाइल होता है तो इसलिए होता है ताकि डिसीज्ड के संपत्ति को अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके। दैट मींस कि उसने जो कर्ज लिया था उसके प्रॉपर्टी से निकाल के वो कर्ज चुकता किया जाए, जो बकाया जो कर्ज गवर्नमेंट का उसके प्रॉपर्टी पे था उसको भी चुकता किया जाए, और जो जो लीगल एड्स का राइट बनता है उस प्रॉपर्टी पे वो पोर्शन जो है प्रॉपर्टी का वो उन लोगों में लीगल एयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर का काम, एडमिनिस्ट्रेशन सूट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहां पे अगर मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन सूट पास हो जाएगा तो डिक्री में, ऐसे सूट में जो डिक्री पास होगा उसमें क्या कंटेंट होगा, उसका कंटेंट क्या होगा? उसका कंटेंट यही होगा कि कितना कर्ज डिसीज्ड ने लिया था और वही कर्ज किन लोगों में देना है, तो कर्ज कितना लिया था, किन लोगों में कर्ज को बांटना है, इसके लिए एक पहले तो प्रीलिमिनरी डिक्री पास किया जाएगा और फाइनल डिक्री पास हो उसके पहले कोर्ट इंक्वायरी भी कर सकती है। इंक्वायरी करने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट होगा, जो भी फाइनल डिक्री में अमाउंट का जिक्र होगा वो फिर दिया जाएगा बाद में, जो भी कर्ज जो भी लेनदार है उसको। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का बकाया है प्रॉपर्टी पे वो चुकता किया जाएगा। उसके बाद इस बात का भी जिक्र होगा कि प्रॉपर्टी किन लीगल एड्स में बटेगा और कितना प्रोपोर्शनली बटेगा। तो इन सभी बातों का जिक्र होगा ऐसे डिक्री में, एडमिनिस्ट्रेशन सूट में जो डिक्री प्रोनाउंस हो गया पास होता है। एक बात आपको ध्यान देखना है कि
जो एडमिनिस्ट्रेशन सूट है वो उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में दर्ज होगा जो सिचुएटेड है विद इन इंडिया। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके एडमिनिस्ट्रेशन सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है और ना ही डिक्री पास होने का कोई बात होगा। तो ये हो गया रूल 13। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 14 पे, ऑर्डर 20। 14 कहता है कि जो प्रियम्पशन सूट में डिक्री पास होगा उस डिक्री का क्या कंटेंट होगा। ऑर्डर 14 को डिस्कस कर उसके पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि प्रियम्पशन का मतलब होता क्या है। देखो, आपको इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग समझाने का कोशिश करते हैं, आप बड़े ध्यान से समझना। मान लो कि आप हो और आपके पड़ोसी है और आपके पड़ोसी अपने जमीन को, अपने घर को बेचना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन को, किसी आउटसाइडर को, और आपको इसके बारे में जानकारी होती है, तो आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो कि नहीं, आप थर्ड पार्टी को, एक स्ट्रेंजर को जितने अमाउंट पे आप अपना घर, अपना जमीन बेच रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो, उस अमाउंट पे हम आपके जमीन को, आपके घर को खरीदना चाहते हैं। यह आपका अधिकार है। अगर आपका पड़ोसी आपको जमीन नहीं बेचता है उसी अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे वो थर्ड पर्सन को बेच रहा है, किसी आउटसाइडर को बेच रहा है, अगर वो उसी अमाउंट पे आपको बेचने से इनकार करता है तो आपके पास एक अधिकार होता है प्रियम्पशन का। ये तो समझ में आ गया कि राइट ऑफ प्रियम्पशन होता क्या। प्रियम्पशन होता जनरली है मतलब ऐड करना। आप अपने प्रॉपर्टी पे अपने पड़ोसी का जो प्रॉपर्टी उसको ऐड करना चाहते हो, और ऑब्जेक्ट प्रियम्पशन का यह होता है कि आप किसी भी अननोन पर्सन को अपने लोकेलिटी में इंटर करने नहीं देना चाहते हो। यह आपका अधिकार भी है। यही जो अधिकार है यही कहते हैं राइट ऑफ प्रियम्पशन, प्रियम्पशन का अधिकार। तो अगर आपके पड़ोसी ने आपको जमीन बेचने से मना कर दिया, अपने घर को बेचने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए? आप सूट दर्ज करोगे सिविल कोर्ट में, और वो सूट होगा प्रियम्पशन सूट। अब आपने सूट दर्ज कर दिया। अब यहां पे कोर्ट आपके फेवर में मान लो डिक्री पास कर दिया, और रूल 14 कहता है कि अगर आपने वो अमाउंट, जो अमाउंट आपको देना था अपने पड़ोसी को उस जमीन के लिए, उस घर के लिए, अगर वो पैसा, वो अमाउंट, वो सेल्फ कंसिडरेशन आप नहीं देते हो अपने पड़ोसी को, तो फिर डिक्री में इस बात का भी जिक्र होगा कि आपको कब तक के भीतर उस अमाउंट को दे देना है अपने पड़ोसी को। और दूसरी बात कि जो भी खर्च हुआ है सूट को इंस्टीट्यूट करने से लेके सूट के ट्रायल में, वो सभी कॉस्ट आपको पेड करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दे सकते हो, नहीं दे पाए, आप असफल रहे सेल्फ कंसिडरेशन देने में, तो फिर आपके सूट को डिसमिस्ड भी कर दिया जा सकता है। ये सब हो उसके पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये तो डिटरमाइन करेगी कोर्ट बाय पासिंग फाइनल डिग्री, लेकिन मीनवाइल ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ ट्रायल ऑफ द सूट कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है, और ये टाइमिंग ये तय कर सकती है कि कितना लोग हैं जो प्रियम्पशन का मान करता है और उन व्यक्तियों का कितना कितना राइट बनता है। और तो और अगर मान लो अब उस आपके पड़ोसी के प्रॉपर्टी को क्लेम सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, आपके अगल बगल के जो भी पड़ोसी है वो भी क्लेम कर रहे हैं, तो फिर यहां पे कोर्ट क्या करेगी, ये तय करेगी सबसे पहले कि जो हाईएस्ट इन डिग्री है, जो अधिक अमाउंट दे रहा है, उसके पक्ष में डिग्री पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपर्टी पहले उसको सोल्ड आउट होगा। और जो कम है, लेस इन डिग्री है, जो अमाउंट कम देना चाहता है प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में डिग्री एग्जीक्यूट होगा लेटर ऑन। तो पहले जो हायर इन डिग्री है उसको, उसके फेवर में डिग्री एग्जीक्यूट होगा। अगर वो नहीं चाहता है उस अमाउंट में खरीदना, तो फिर जो लोअर इन डिग्री होगा उनके फेवर में वो जो डिग्री पास हुआ है प्रियम्पशन सूट में, वो डिग्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया प्रियम्पशन सूट, और डिग्री अगर पास हुआ तो डिग्री का क्या कंटेंट होगा। तो ये हो गया रूल 14 ऑर्डर 20। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 15 का। अगर रूल 15 का करेंगे हम ऑर्डर 20, तो रूल 15 कहता है कि अगर मान लो सूट दर्ज हुआ है फॉर दी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सूट दर्ज हुआ, और उस सूट में जो भी डिग्री पास होगा उस डिग्री का क्या कंटेंट होगा। तो इस केस में डिग्री, फाइनल डिग्री पास होने के पहले कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास कर सकती है, और जो डिग्री का कंटेंट बताया गया है, क्योंकि
प्रीलिमिनरी डिग्री को फॉलो करके ही फाइनल डिग्री पास होगा। तो कंटेंट के बारे में जो बताया जा रहा है प्रीलिमिनरी डिग्री का, वो ये है कि किस डेट को फर्म डिसॉल्व होगा, इस बात का जिक्र होना जरूरी है। दूसरा बात कि पार्टनरशिप फर्म में किसका शेयर है, ये तय होगा। तीसरा बात कि जो अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का, वो भी सेटल्ड आउट होगा। तो इन सभी बातों का जिक्र होना प्रीलिमिनरी डिग्री में भी जरूरी है, और प्रीलिमिनरी डिग्री को फॉलो करके ही फाइनल डिग्री पास होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो बात प्रीलिमिनरी डिग्री में होगा वही बात फाइनल डिग्री में भी होगा, लेकिन बदलाव हो सकता है अगर प्रीलिमिनरी डिग्री में जो भी बातें कही गई है आफ्टर इंक्वायरी बाय कोर्ट, अगर कोर्ट को लगे कि नहीं कुछ बदलना आवश्यक है तो जाके। तो ये हो गया रूल 15। अब आगे देखते हैं रूल 16 क्या कहता है। रूल 16 कहता है कि अगर मान लेते हैं सूट दर्ज हुआ है फॉर अकाउंट बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल, तो उस सूट में जो डिग्री पास होगा उस डिग्री का क्या कंटेंट है। और रूल 16 को जब आप देखोगे तो रूल 17 को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों रूल का 16-17 जो रूल है उसका जो संबंध एक ही विषय वस्तु से है, मैटर से है। तो बात करते हैं पहले रूल 16 को समझते हैं। रूल 16 कहता है कि अगर मान लेते हैं ऐसे सूट में जो विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट है बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, ऐसे सूट में जो डिग्री पास होगा उस डिग्री का क्या कंटेंट होगा। तो पहला पॉइंट जो रूल 16 कहता है कि कोर्ट फाइनल डिग्री को पास करेगी, उसके पहले एक प्रीलिमिनरी डिग्री आफ्टर इंक्वायरी पास कर सकती है, जिसमें यह तय होगा कि जो भी अकाउंट को लेके ब्यौरा है उसका जिक्र होगा। मींस टू से कि एजेंट ने ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी कितना अमाउंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपने पास रखा है और उसको कितना अमाउंट जो है देना है प्रिंसिपल को, या फिर प्रिंसिपल का कितना रिम्यूनरेशन प्रिंसिपल को देना है एजेंट को। तो इन बातों का जिक्र होगा उस डिग्री में। और इस बात का भी जिक्र होगा कि जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो एजेंसी का जो रिलेशन था वो टर्मिनेट कब हुआ है। तो ये सभी बातों का जिक्र होगा उस प्रीलिमिनरी डिग्री में। तो ये हो गया रूल 16। 17 कहता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है परिस्थिति को देखते हुए एज पर द सर्कमस्टांसेस कि नहीं एक स्पेशल निर्देश देना उचित होगा प्रिंसिपल एजेंट को, तो यहां पे कोर्ट ऑथराइज्ड है स्पेशल निर्देश देने को लेके। तो ये हो गया रूल 16 और 17। अब आगे देखते हैं क्या कहता है रूल 18। 18 कहता है कि अगर मानिए सूट दर्ज हुआ इंस्टीट्यूट हुआ है फॉर पार्टीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर सूट दर्ज हुआ है फॉर सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहां पे जो सूट है उस सूट में जो डिग्री पास होगा उस डिग्री का क्या कंटेंट होगा। टू दी पॉइंट बात करें तो उस डिग्री में जो कंटेंट जो बात कही जाएगी वो ये होगी कि आखिर ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो इंटाइटल्ड है फॉर पार्टीशन। अगर सूट सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर का है तो आखिर वो व्यक्ति कौन है जो इंटाइटल्ड है फॉर सच शेयर, इसका तो जिक्र होगा ही। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है, तो फिर यहां पे जो पार्टीशन होगा किसके द्वारा होगा, तो कलेक्टर के द्वारा होगा। और कलेक्टर नहीं है तो कलेक्टर के बिहाफ पे कोई गैजेटेड ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट होगा कलेक्टर का वो करेगा पार्टीशन। तो ये हो गया रूल 18 टू द पॉइंट। जो मूल बात है रूल 18 का वो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल 19 का। रूल 19 के मूल बात पे अगर बात करें तो मान लीजिए डिग्री अगर पास हुआ है उस केस में जब डिफेंडेंट को सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की अनुमति मिल गई है, तो ऐसे डिग्री में और किन किन बातों का जिक्र होना जरूरी है। तो रूल 19 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सूट है जिस सूट के में डिफेंडेंट को आप कह सकते हो काउंटर क्लेम या सेट ऑफ ग्रांट किया गया है, और उस सूट में अगर डिग्री पास हुआ तो उस डिग्री में इस बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है कि कितना अमाउंट बकाया है डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के प्रति, दैट मींस कि प्लेंटिफ को कितना अमाउंट देना है डिफेंडेंट को। और दूसरी बात यह भी होगा कि प्लेंटिफ का कितना बकाया है डिफेंडेंट से, दैट मींस टू से कि डिफेंडेंट को कितना अमाउंट देना, अमाउंट ऑफ मनी प्लेंटिफ को। तो ये बात का जिक्र होना जरूरी है डिग्री में। कब? जब डिफेंडेंट को सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की अनुमति मिल जाए। तो भैया सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता क्या है? तो आपको अगर जानकारी चाहिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का तो ये ऑर्डर 8 आपको देखना पड़ेगा। ऑर्डर 8 रूल 6 और रूल 6A से लेके रूल्स आगे रूल 6A B C D काउंटर क्लेम को लेके, है ना। तो अगर आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में जानकारी चाहिए, क्या अंतर होता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में,
यहां पे जो रूल 19 है, इस 19 में इक्विटेबल सेट ऑफ का भी कंसेप्ट है। एक होता है लीगल सेट ऑफ, एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो पूरा कंप्लीट नॉलेज अगर आपको चाहिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को लेके, तो आप मेरे सर्च चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सीपीसी का खोलो और वहां सर्च करो ऑर्डर 8, आपको मिल जाएगा। या फिर मैं आपको लिंक ही दे दूंगा 1 से ऑर्डर 20 तक का, आप वहां भी देख सकते हो। इस मैटर पे अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इस मैटर का टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। बात करते हैं आज की अंतिम रूल पे, रूल 20। रूल 20 कहता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड पार्टी टू दी सूट को, जो पार्टी है सूट में, उस सूट में जो डिग्री पास हुआ है, उस डिग्री और जजमेंट, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले जजमेंट प्रनाउंस होता है, उस जजमेंट को फॉलो करके डिग्री पास होता है ना। तो जो जजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी है, डिग्री का जो सर्टिफाइड कॉपी है, पार्टी को वो दिया जाएगा। पार्टी जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है उसको पे कर देता है, तो पार्टी के एप्लीकेशन पे पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, जो अप्लाई कर रहा है उसको सर्टिफाइड कॉपी दिया जाएगा, फर्निश्ड होगा, जजमेंट का भी और डिग्री का भी। तो ये हो गया रूल 20। तो इसी के साथ आपका ऑर्डर 20 का पूरा जो रूल 1 से रूल 20 का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है, वो कंप्लीट हो गया। तो अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज के एपिसोड में हम लोगों ने ऑर्डर 20 के रूल 12 से लेके रूल 20 तक के प्रोविजंस को देखा और इसी के साथ आपका ऑर्डर 20 भी खत्म हो गया। कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको नहीं समझ आता है कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कौन सा सेक्शन कितना समझ में आना चाहिए, कितना हमको दिमाग लगाना है बेयर एक्ट पे, बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है, खुद से कैसे तैयारी करनी है जुडिशियल एग्जाम का, आप किसी केस में फंस गए हो, आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे, पहले भी मैंने बोला, मैं आखिरी बार भी बोल रहा हूं कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।